की रिफाइनरीज खतरे में है। अब नए हुर्मुज़ बंद है, उनकी तिजारत भी बंद है। सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है या खराब हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नजर से भी जायज नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान ने मांगा क्या, ये जरा आप देख लीजिए, इसमें आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये दुनिया भर के मीडिया में छप गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का डिपॉजिट मांगा है कि हमें कर्जा दे दें आप $5 अरब और 10 साल के लिए वो डिपॉजिट आप हमारे पास रखें। अच्छा याद रखिएगा, सऊदी अरब का पहले ही पैसा पाकिस्तान के पास है, तो बहुत मुमकिन है ये वही पैसा जो है उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको हमारे अकाउंट में रहने दें पैसा, आप ये पैसा अगले 10 साल तक हमारे अकाउंट से ना निकालें। 8 चीजें मांगी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, जो 2 बड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि 10 साल के लिए $5 अरब आप हमारे कौमी खजाने में जमा रहने दें। नंबर 1, ये कोई पैसा हमें वो दे नहीं देंगे लेकिन हमारे कौमी खजाने में जमा रहेगा। नंबर 2, $5 अरब की तेल की सहूलत हमें दी जाए, यानी मेरे उधार तेल देता है सऊदी अरब, उसकी मिकदार जो है वो $5 अरब तक कर दे। पहले मेरे ख्याल में $1.2 अरब थी, किसी दौर में ये $2 अरब भी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि $5 अरब का तेल, तो ये $10 अरब की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है, ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा। ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वुल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं, मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख ना अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़िया-उल हक, उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे, लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब ममालिक की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जहाद की बुनियाद रखी थी। आपको याद है तब भी अमेरिका था, अमेरिका के इत्तेहादी थे और अरब ममालिक थे, और अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि ये जहाद है। उस लड़ाई में पाक फौज, तालिबान, अरब और अमरीकियों ने एक साथ मिलकर शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी थी और बाद में उन्हीं तालिबान ने, जिनको तैयार किया गया, अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को शिकस्त देकर इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान वही खड़ा है। आज ईरान में रजीम चेंज करना मकसद है और उसके लिए एक बार फिर अरब ममालिक, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, उनके इत्तेहादी, वो सारे फिर उसी मुकाम पे दोबारा से खड़े हैं। तब भी बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो गए थे, आज भी इम्कान है कि बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो जाएंगे। तब भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुक्मरान थे और उनको और उनके इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। ज़िया-उल हक था ना, ज़िया-उल हक को और उसके इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था इस वफादारी के बदले में। आज भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुकूमत है, एक डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, वही मामला आज भी है। तब भी पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी सरहद हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी और एक मुस्तकिल खतरा ले लिया था, और आज भी पाकिस्तान की एक और सरहद गैर महफूज होने की तरफ जा रही है और यही खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो पाकिस्तान को बड़े होश के साथ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका, पार्लियामान में डिस्कस ही नहीं किया। यानी जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा था तो पार्लियामान में पाकिस्तान ने डिस्कस नहीं किया। पार्लियामान में डिस्कस करते तो यह शर्त रखी जाती कि अगर सऊदी अरब किसी हमारे दोस्त, हमसाया, मुसलमान, बरादर इस्लामी मुल्क से लड़ेगा तो हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे।
अगर किसी दुश्मन से लड़ेगा तो लड़ाई का हिस्सा बनेगा। कंडीशन रखी जा सकती थी ना, लेकिन कंडीशन रखी नहीं गई। ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला क्या सऊदी अरब पर हमला होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अब इसको ना हमारे मौलवी, ये जो दरबारी मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, ये इसको मक्का और मदीना की हिफाजत करार देंगे। वो कहेंगे जनाब कि हम तो हरम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर। ऐसे ऐसे शेर आपको मौलवियों ने सुनाने ना, ऐसा ऐसा आपको जज्बाती करना है ना कि जैसे मक्का और मदीना को खतरा इसराइल से नहीं है, ईरान से है। अब ये मौलवी आपको ये कहानियां सुनाएंगे और आपको लड़ाई की तरफ रागिब करेंगे अगर ये माहौल बन गया तो। मैं कंडीशन अभी भी रख रहा हूं, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद कोई होश के नाखून ले और इस लड़ाई से पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन बज़ाहिर चीजें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की फैसिलिटीज मांगी है ना, उधार मांगा कि 5 अरब डॉलर से उधार दे दो, हमारे अकाउंटों में आप रख दें 10 साल के लिए। कुछ और चीजें भी मांगी है, IMF के वाले से भी मदद मांगी है, और साथ में 5 अरब डॉलर का उधार तेल भी आप हमें दे दें, फैसिलिटेट कर दें। जिस तरह पाकिस्तान ने मांगा है, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान एक सौदेबाजी कर रहा है। अब मक्का और मदीना तो कोई खतरे में है नहीं, और ईरान से तो मक्का और मदीना को खतरा होना नहीं चाहिए, मुसलमान तो सारे उसकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है अरब ममालिक में जिसके बाद इस लड़ाई का जवाब बन जाए। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा अरब ममालिक में जिसके बाद लड़ाई का जवाब पैदा कर दिया जाएगा या लड़ाई का जवाब बन जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी प्रो इसराइल है। मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान वो सारी चीजें कर रहा है जिससे इसराइल को फायदा हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना, अमेरिका को दरखास्त करना कि हम अपनी फौज भेजना चाहते हैं गाजा में, फिर सऊदी अरब के साथ एक दिफाई इत्तेहाद में जाना, फिर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नाम लिए बगैर करना, उनका यानी नाम भी ना लेना, उनकी मजम्मत भी ना करना, फिर ईरान की मजम्मत करना कि वो अमेरिकी अड्डों पे अटैक क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें ना इसराइल को बहुत फायदा दे रही है, और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा तो इसराइल और पाकिस्तान जब शाना बशाना लड़ेंगे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोधा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ज़ायद हो गए, अब वहाँ पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद थे, और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबा तस्लीम किए मुजाहिरीन के। जो चीज़ें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। देखें, बड़े सादा सादा मुतालबात थे, जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा ये था, और ये कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे, और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में जम किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत खराब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया कोयटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि FC को शहरों से हटाया जाए, और अगर अमन व अमान के क़याम के लिए उनकी ज़रूरत हो तो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो FC है या फ़ौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फ़ौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेन ही नहीं होती। मैं कोई फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ बरतानिया के अंदर इनकी फौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहां पे भी लड़ाई हो जाएगी। फौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फौज छावनियों में रहती है, फौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स पे रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में, उनके साथ डील कैसे करना, इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। बहरहाल जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। नंबर 1 तो फौरी तौर पर जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास,
ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदा ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया और फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे, आप पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप एफसी को वहां से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पे ले जाएंगे जहां उनका काम है। लिहाजा जरूरी यह है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं, इन पुलिस एहल कश्मीरी जख्मी हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया जाए। शाहजेब हबीब कश्मीरी की मैयत लेकर आजाद कश्मीर के लोग सीएमएच की तरफ चले गए और सीएमएच के बाहर जमा, सीएमएच को बंद कर दिया गया अंदर से और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े। रात को जो मैंने मनाजिर देखे तो कश्मीरी जो है वहां पे तल धरने की जगह नहीं थी और वो शाहजेब हबीब कश्मीरी की लाश लेकर, जो नौजवान शहीद हो गया इस इंसिडेंट में, वो वहां पहुंच गए हैं। तो वही वाकया हुआ जिसका डर था, फायरिंग का एक वाकया हो गया। इस तरह हालात खराब हो जाते हैं, एक जगह फायरिंग होती है, एक चिंगारी जलती है और आग लग जाती है। हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन एक और अजीब बात जो की गई वो ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दी। यानी मैं हैरान हुआ इस खबर से और हैरान होने की वजह है, यानी उन्होंने कहा जी ये जमात कलअदम करार दे दी गया, इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज होंगे और इनके साथ जनाब कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये गद्दार है पाकिस्तान। ये सिलसिला शुरू हुआ था 24 घंटे पहले कलअदम करार देने से, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और ये बड़े नामी ग्रामी अकाउंट्स हैं, सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं और इन्हें बाज लोग तो ये दावा करते हैं कि फौजी अफसरान खुद चलाते हैं। वहां से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गद्दार कहना शुरू, उन्हें इंडिया के एजेंट कहना शुरू की। मैंने इसकी मजम्मत की, इसके ऊपर सबने मजम्मत की, हमने बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर अब कलअदम करार दे दिया गया। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और इनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया है और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन इसका जारी करने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आजाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आजाद जम्मू और कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आजाद जम्मू और कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद है, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है और अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासिर करने में मुलव्विस रही है। अब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए एक तंजीम के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जिससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले खबरों में क्या आ रहा था वो मैं आपको बताता हूं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी आजाद कश्मीर हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पाकिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो क्या ये दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? फिर ये सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के अंदर एक रेफरेंस लेकर जाता है, तो आजाद कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट इसी जमात को, जिसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया, तलब कर लेता है कि आप शामिल हो जाएं, हमारी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं, आए और इस केस का हिस्सा बने और इसके अंदर अपना मौकिफ दें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आजाद कश्मीर की, वो एक कलअदम तंजीम को दावत दे रही है और बुला रही है और बुलाकर कह रही है कि आए अपना मौकिफ दें? ये भी सवाल पैदा हो गया। फिर अभी इन्हें इलेक्शन लड़ने की दावत दी जा रही थी हुकूमत की जानिब से। हुकूमती वुज़रा, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वुज़रा हों, चाहे वो कश्मीर के वुज़रा हों, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी सतह पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन लड़के ताकत के अंदर आए और फिर आइन को तब्दील करके वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें कर लें। तो अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि आओ आकर इलेक्शन लड़ो, अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आओ और आकर मुकदमा लड़ो, अभी तो आप उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे और अभी आपने उनके मुहिब्बे वतन होने के दावे भी किए टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। और साथ ही जैसे ही बात नहीं बनी, जब मामला अटक गया तो फौरी तौर पे अचानक से एक ऑर्डर निकल आता है, एक नोटिफिकेशन निकल आता है कि ये गद्दार है, ये अब कलअदम हो चुके हैं।
और इनसे दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। अब ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक? क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या ऐसे पॉलिसी बनती है? यहाँ पे बंगाली सबसे पहले उन्हें बना दिया गया गद्दार, उसके बाद बलोचों को गद्दार बना दिया गया, फिर पश्तूनों को गद्दार बना दिया गया, फिर कबाइलियों को जगह जगह उन्हें गद्दार बनाया गया, फिर सवाल उठाने वाले पंजाबी उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, जो सवाल उठाएगा वो गद्दार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अब गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, ये सारे मुझ पे वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सारों को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। ये बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। आने वाली नस्ल को आप पहचान ही नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग पहले इस पाकिस्तान में रहते थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आने वाली नस्ल बहुत लीथल है। वो सीधा सवाल करते हैं और सीधा जवाब मांगते हैं। वो लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। आप पाकिस्तान के भले के लिए 4 कदम पीछे चले जाएं और अपनी जिद छोड़ दें। हर दफा कठपुतली हुकूमत आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों को उनका फैसला खुद करने दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर के लोग हैं। अब नाजरीन, इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही बड़े पैमाने पर। यानी एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आजाद कश्मीर में, वहां पे रेंजर्स जा रही है, एफसी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहां पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए। जब आईजी ने बुलाया बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आए ही नहीं। बाद में उन्हें धमकाया गया मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि आपको अडियाला जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो कईयों ने अपने फोन ही बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि आजाद कश्मीर में जाके वहां पे लड़ाई करना, सबको अपनी जान अजीज होती है। और वो आजाद कश्मीर के ना लोग, ना उनका मिजाज वैसा है, ना वहां का ट्रेन वैसा है, वो उसकी हदूद अरबाई अजीब है। तो आप वहां जाके, यहां से जाएंगे और जाके वहां लोगों को फेंटी लगाएंगे और वो आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छी बात है, आओ हमें मारो। तो ऐसा नहीं होगा, वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे आपके सामने। आप मकबूजा कश्मीर में नहीं देखते भारत ने कितनी बड़ी फौज दाखिल की हुई है? जितनी पाकिस्तान की टोटल फौज है उससे ज्यादा फौजी भारत ने मकबूजा कश्मीर में डाले हुए हैं। वो लोग आज तक हार नहीं मान रहे, वो आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई करते रहते हैं। तो आप आजाद कश्मीर के अंदर कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाहते? फॉर गॉड से, कभी इमरजेंसी की धमकी दी जाती है, कभी बंदे मारने की धमकी दी जाती है। अब ये एक नौजवान कत्ल हो गया और दूसरा जो है वो जख्मी हो गया, जो रहनुमा है इस तहरीक का। तो ये बड़े अफसोसनाक वाकयात है। कुछ दावे ऐसे भी नाजरीन सामने आए और ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि 38 में से 35 मुतालबात तो हमने तस्लीम कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज करना और हड़ताल की कॉल देना ये नामुनासिब है। अब वो ये कहते, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि एक भी मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये धोखा दिया जा रहा है। हमने जो 38 मुतालबात किए, 38 के 38 अभी तक वहीं पे खड़े हैं। हमारा मेन मुतालबा था कि मुहाजिरों की 12 नशिस्तें खत्म की जाएं, क्योंकि उनके जरिए से आजाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमत बनाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसे कंट्रोल करती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे आकर हुकूमत बनाएं और वो अवामी मफाद में फैसले करें। अब ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, वो यहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। अब नाज़रीन, कुछ दावे ऐसे भी सामने आए कि अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देना चाहिए था, उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो मैं आपको एक करेक्शन कर दूं कि लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा है। 2024 में मैं चीजें सुन रहा था, बल्कि रिपोर्ट भी कर रहे थे हम। 2025 में भी एहतजाज होता रहा, अब 2026 आ गया। लगभग 2 साल हो गए ये मामला लटका हुआ है। मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हुए हैं और हर जगह पे मुज़ाकरात हुए हैं, पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब उन्होंने कॉल दे दिया एहतजाज की, तो ये फौरी तौर पर मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच गए। इससे पहले किसी ने इस मामले को संजीदा लिया ही नहीं। अब कुछ जाली अकाउंटों के जरिए से खबरें चलवाई जा रही है कि तो उनका इंटरनेट बंद कर दिया। वो कहते हैं जी आप हमारा इंटरनेट बंद करेंगे तो हम ये खंबे ही नहीं चाहिए, हमें ये मोबाइल फोन कंपनियां चाहिए ही नहीं, इनके टावर हमें चाहिए ही नहीं जो हमें इंटरनेट नहीं दे रहे मुश्किल वक्त में। तो अगर नौजवान वहां पे जाके जो बातें मैं सुन रहा हूं, अगर वो जाके उखाड़ देते हैं, या वहां जाके जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं या टावर जो उनके लगे हुए हैं, जो वो फैसिलिटी देते हैं इंटरनेट की, मोबाइल फोन की,
अगर वो नहीं चलती और वो जाके नौजवान वहां रिएक्ट करते हैं तो किसका नुकसान होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। और कश्मीरियों के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हम इनको पैसे देते हैं, ये हमारा जब दिल करता है मोबाइल बंद कर देते हैं। एक इनको टेलीफोन कॉल जाती है, ये मोबाइल बंद कर देते हैं।